हाय बच्चों, मैं सीमा सैलजानन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साइ बेसिक्स जूलॉजी पर वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ। वैसे तो मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में बताया है अभी शॉर्ट्स के फॉर्म में, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप डिटेल वीडियो सुना करिए और तब रिवीजन पर्पज़ के लिए शॉर्ट्स पे जाया करिए, या फिर अगर किसी टर्म के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना है तब आप शॉर्ट्स पर जाया कीजिए, क्योंकि शॉर्ट से आप कॉन्सेप्ट गेन नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं और रिवीजन तभी हो सकता है जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे रहिएगा। तो अगर सिलेबस की बात करें तो ये CSJMU जो कानपुर का सिलेबस है, इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटिस्टा अच्छे से एक्सप्लेन किया है और प्लेलिस्ट भी मैंने अपडेट कर दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी हो चुका है, बॉडी कवरिंग एंड स्केलेटन ऑफ प्रोटोजोआ भी हो चुका है, रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ भी हो चुका है, मैंने प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया है, लोकोमोशन ऑलरेडी कर दिया है एंड न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ भी कर दिया है। ये इस यूनिट 1 से ये टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ। ये तो छत्रपति शाहू जी महाराज का सिलेबस है और ये सिलेबस है आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से, वहाँ से भी कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया है। तो इसके प्लेलिस्ट में मैंने बच्चों ऑलरेडी लोकोमोशन अपडेट कर दिया है, न्यूट्रिशन भी हो चुका है, रिप्रोडक्शन भी हो चुका है, प्रोटोजोआ एंड डिजीजेज अभी मैंने अपडेट नहीं किया है, मैं करूँगी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्मो रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। तो प्रोसेस बाय विच वाटर बैलेंस इन द बॉडी इज मेंटेन्ड इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वाटर को मेंटेन किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वाटर में जब रहते हैं, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन, तो वो एक्सेस वाटर को कैसे मैनेज करें। तो इसी प्रोसेस ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू ही वो एक्सेस वाटर को एक्सपेल आउट करते हैं। किसके थ्रू? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के हेल्प से। कैसे करते हैं डिटेल भी हम देखेंगे। तो प्रोसेस बाय विच वाटर बैलेंस इन द बॉडी इज मेंटेन्ड इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। मेनली दो तरह के प्रोटोजोन होते हैं, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन एंड मेराइन और पैरासिटिक प्रोटोजोन। तो दोनों को मैंने कैटेगराइज इसलिए किया है क्योंकि फ्रेश वाटर प्रोटोजोन में देखिए, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन, दीज प्रोटोजोन फेस अ प्रॉब्लम विथ एक्सेस ऑफ वाटर। फ्रेश वाटर में रहते हैं तो ये एक्सेस ऑफ वाटर के प्रॉब्लम से ऑलवेज एक्सेस ऑफ वाटर को ये फेस करते रहते हैं। ये जो दैट इंटर्स इनटू द बॉडी, ये जो एक्सेस वाटर है वो बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, किसके थ्रू? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। एंड दीज एक्सेस ऑफ वाटर इज बैलेंस्ड बाई ऑस्मो रेगुलेशन। और इसी एक्सेस वाटर को बैलेंस किया जाता है किसके थ्रू? ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू। ऑस्मो रेगुलेशन इज कैरीड आउट बाय, किस ऑर्गन के थ्रू ये बैलेंस किया जाता है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। इन मेराइन और प्रोटोजोन पैरासिटिक बॉडी, मेराइन प्रोटोजोन एंड पैरासिटिक प्रोटोजोन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाए जाते। सो द एक्सेस वाटर इज मैनेज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थ्रू सेल सरफेस। तो लेकिन ये एक्सेस वाटर को फेस तो कर सकते हैं, तो ये जो एक्सेस वाटर का प्रॉब्लम है तो ये किसके थ्रू मेंटेन करते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर थ्रू सेल सरफेसेस। तो इससे आपको ये पता चल गया बच्चों कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोन में क्या होता है, कौन सा ऑर्गन होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? तो एक्सेस वाटर को बैलेंस करता है। किस प्रोसेस के थ्रू करता है? तो ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस के थ्रू। बट मेराइन और पैरासिटिक प्रोटोजोन में क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है, ठीक है, बट ये जो प्रॉब्लम है आपका एक्सेस वाटर का, ये तो बना रहता है क्योंकि ये मेराइन इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो इस एक्सेस वाटर को कैसे, ये जो मेराइन और पैरासिटिक प्रोटोजन है वो कैसे बैलेंस करें? तो वो अपने सेल सरफेस के थ्रू कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कर सकते हैं। ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन ऑलरेडी क्लियर है, प्रोसेस बाय विच वाटर बैलेंस इन द बॉडी इज मेंटेन्ड इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब ये देखिए, ये प्रोटोजोन्स हैं कौन कौन से? ये है अमीबा, ये है पैरामीशियम, ये है यूग्लिना। तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसा होता है, यहाँ देखिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप बहुत स्मार्ट वे में अपना आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा डायग्राम है। पैरामीशियम में देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये जो तारा जैसा, स्टार जैसा मार्क्स है, इसको कहते हैं रेडियल कैनाल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये अमीबा का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। और ये किसका है? यहाँ देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है किसका? यूग्लिना का। ठीक है, तीनों में डिफरेंसेस आपको क्लियर हैं। पैरामीशियम में कैसा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखता है? ये देखिए, ये यूग्लिना में कैसा दिखता है? यहाँ देखिए। और अमीबा में कैसा दिखता है? यहाँ देखिए। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसा दिखता है, किस ऑर्गेनिज्म में कैसा पाया जाता है, वो तो पता होना चाहिए।
अब देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, ये बहुत ही बेसिक चार्ट है बच्चों, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, ये हमें पता है। ये बट ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायग्राम में मैंने अभी आपको शो किया है। इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन मेनी फ्रेश वाटर प्रोटोजोन सच एज पैरामीशियम एंड अमीबा। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, वो तो अभी मैंने आपको दिखाया। प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी। और फ्रेश वाटर प्रोटोजोन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पैरामीशियम एंड अमीबा। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज टू एक्सपेल एक्सेस वाटर। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, एक्सपेल आउट करना, किसको, एक्सेस ऑफ वाटर को। दैट इंटरेस्ट द सेल देयर बाई मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस, ताकि ऑस्मोटिक बैलेंस बॉडी में बना रहे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में आपको थोड़ा सा पता चल गया। अब ये जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो कैसे रिलीज करता है, देखिए। सबसे पहले जो वाटर है वो वाटर इंटर्स करता है किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है बच्चों, यहाँ पर कीवर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये हर एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अंदर बाहर नहीं करने देता है। सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल मीन्स ये सेलेक्ट करता है कि किसे अंदर जाना चाहिए, किसे नहीं जाना चाहिए, या फिर किसे बाहर आना चाहिए, किसे नहीं आना चाहिए। और डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस हुआ, ऑस्मोसिस में आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है, और डिफ्यूजन में नहीं किया जाता है। बट सॉल्यूट मॉलिक्यूल दोनों में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो टर्म है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सॉल्वेंट कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, और सॉल्यूट मीन्स कोई भी जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल उसमें ऐड होता है। जैसे कि सपोज कीजिए आप शरबत का नाम सुनेंगे, उसमें जो चीनी मिला होता है वो चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। या फिर नमक पानी, उसमें सॉल्ट मिला दीजिए तो वो क्या हो गया, पानी आपका सॉल्वेंट हो गया, और नमक क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो आपको क्लियर हो गया, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टर्म्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वाटर इंटर्स थ्रू ऑस्मोसिस, देन एक्सेस वाटर इंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में एक्सेस वाटर इंटर कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो जब वाटर इंटर करता है ऑब्वियस है कि ये फुल जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्वेल कर जाता है। उसके बाद जब ये स्वेल कर जाता है तो फिर ये क्या होता है, मूव्स टू एज ऑफ द सेल। अभी मैं डायग्राम से भी आपको क्लियर करूँगी, अभी आप थ्योरी पहले समझिए। तो एज पे ये क्यों चला जाता है, ये जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्वेल करता है, भारी हो जाता है, जब पानी उसके अंदर भर जाता है, वो क्या करता है कि सेल सरफेस पे जो किनारे एज पे चला जाता है। हम लोग के उस उधर बिहार में एक कहावत है, आप सुने होंगे, याद रख सकते हैं, पेट भेल भारी खटिया दे पारी। मीन्स अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये बहुत भारी हो चुका है, तो अब ये क्या करता है, सेल के एज के तरफ मूव कर जाता है। अब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बर्स्ट एंड एक्सपेल एक्सेस वाटर। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टाइल जब सेल सरफेस के साइड में आ जाता है तब वहाँ से बर्स्ट कर जाता है और एक्सेस वाटर को एक्सपेल आउट कर देता है, और द साइकिल इज रिपीटेड। उसके बाद साइकिल रिपीट होता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर इंटर करता है। उसके बाद एक्सेस वाटर कौन लेता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लेता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, स्वेल हो जाता है। उसका जब ये फुल जाता है तो फिर ये कहाँ आ जाता है, एज ऑफ द सेल पे आ जाता है, किनारे आ जाता है, ताकि वहाँ से ये बर्स्ट कर सके और एक्सेस ऑफ वाटर को एक्सपेल आउट कर सके, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। बहुत ही बेसिक स्टेप है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसे रिलीज करता है, अब देखिए डायग्राम के थ्रू। जब थ्योरी आपको क्लियर हो गया तो अब डायग्राम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, वाटर इंटर्स ड्यू टू ऑस्मोसिस, मैंने आपको बताया कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। यहाँ देखिए वाटर आ रहा है और किसके थ्रू क्रॉस कर रहा है, यहाँ देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसलिए वजह से क्या हो गया, ऑस्मोसिस। अब एक्सेस वाटर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर चला गया है। यहाँ देख रही है, ये गोल वाला स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या हुआ, स्वेल हो गया है, फूल गया। अभी मैंने आपको कहावत भी बताया, हमारे बिहार में कहा जाता है, पेट भेल भारी खटिया दे पारी। मीन्स आप बहुत ज़्यादा जब खाना खा लेते हैं तो आपको होता है कि कोई बेड दे दे, अच्छा से आराम से रिलैक्स होकर लेट जाए, ठीक है। तो उसी तरह ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, अब ये सेल का किनारा है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब मूव्स एज ऑफ द सेल, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बर्स्ट एंड एक्सपेल एक्सेस वाटर। उसके बाद फिर यहाँ से बर्स्ट कर जाता है और एक्सेस ऑफ वाटर यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाता है। उसके बाद ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो थ्योरेटिकली भी मैंने आपको लैंग्वेज के फॉर्म में समझाया। जो बच्चे आपको मेमोराइजिंग फैक्टर ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया, जो लैंग्वेज के फॉर्म में याद रख सकते हैं पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट के थ्रू। और जिन्हें डायग्राम अच्छे से समझ में आता है वो डायग्राम्स के थ्रू भी
क्लियर हो गया? कितना सिंपल डायग्राम है, अच्छे से आप अपने नोटबुक में बना सकते हैं इसको। अब आ जाइए मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। ये मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। बस जो ये डायग्राम है ना, इसी का ये थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में है, लेकिन बट चूँकि आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, मास्टर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले वाटर इनफ्लक्स मीन्स वाटर का अंदर आना। तो ड्यू टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट वाटर इंटर्स द प्रोटोजोन सेल फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड एक्यूमुलेट्स इन द साइटोप्लाज्म। तो ये जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू वाटर इंटर करते हैं प्रोटोजोन सेल के अंदर फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट से सेल के अंदर जाते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ये फर्स्ट स्टेप है वाटर इनफ्लक्स। दूसरा हो गया वाटर कलेक्शन। अब जो रेडियल कैनाल मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में दिखाया, तो द रेडियल कैनाल्स और वेसिकल्स गैदर दिस एक्सेस वाटर, वो एक्सेस वाटर को गैदर कर लेते हैं एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भेज देते हैं। तो दूसरा, पहला हो गया वाटर इनफ्लक्स, दूसरा स्टेप वाटर कलेक्शन। तीसरा क्या हो गया, फिलिंग फेज। सीवी आपको, सीवी मीन्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्वेल्स एज इट फिल्स विथ वाटर। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो क्या होता है, स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये वाटर से भरा पड़ा है। ड्यूरिंग दिस फेज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज नाउ पोजिशन्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द सेल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक रीजन में चला जाता है, मीन्स एज ऑफ द सेल, सेल के किनारे चला जाता है, पोजीशन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिलिंग फेज हो गया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन फेज। अब ये फूला ही तो नहीं रहेगा ना, उसको खाली करना भी तो जरूरी है। तब क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन फेज। तो वंस द सीवी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फुल, then it contracts, expelling the water through a pore in the cell membrane. The expulsion of water is a rapid process which helps to maintain the cell's osmotic balance. अब जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फुल हो जाता है, तब ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या करता है, एक्सपेल कर देता है ये एक्सेस ऑफ वाटर को थ्रू पोर इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं, उसके थ्रू ये एक्सेस वाटर को बाहर की ओर भेज देते हैं। तो ये उसके बाद ये एक्सपल्सन ऑफ वाटर जो होता है वो एक रैपिड प्रोसेस होता है, और ये मेंटेन करता है किसको, ऑस्मोटिक बैलेंस को। ये कौन सा फेज हो गया, कॉन्ट्रैक्शन फेज। पहला क्या था, वाटर इनफ्लक्स मीन्स वाटर इंटर किया साइटोप्लाज्म में। उसके बाद वाटर कलेक्शन, ये वाटर को कलेक्ट किया गया किसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये वाटर जो फिल हुआ तो फिलिंग फेज, वाटर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। उसके बाद फिलिंग फेज के बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है, और स्वेल करने के बाद कहाँ चला जाता है, सेल के किनारे जाके एडजस्ट हो जाता है स्पेसिफिक एरिया में। उसके बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ये एक्सपेल आउट कर सके, और उसके बाद फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल साइज। उसके बाद फिर ये अपना पहला वाला साइज, इनिशियल साइज ले लेता है एंड बिगिंस रीफिलिंग, और उसके बाद फिर से रीफिल करता है विथ वाटर, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है, रिपीट करता है, ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू भी ये क्लियर हो गया। ये छोटा सा, जिनको लैंग्वेज याद रखने में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझा दिया। और ये पांचों स्टेप, पहला वाटर इनफ्लक्स, वाटर कलेक्शन, फिलिंग फेज, कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड रीफिलिंग, ठीक है। अब ये एक और डायग्राम है सुंदर सा, आप देखिए यहाँ क्या है, आपको रेडियल कैनाल दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या हुआ है, देखिए, रेडियल कैनाल्स टेकअप वाटर फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। रेडियल कैनाल जो है यहाँ दिख रहा है, ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट से वाटर को लेते हैं। वाटर मूव्स फ्रॉम रेडियल कैनाल टू द वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर। ये वैक्यूल कैसा दिख रहा है, यहाँ देखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसके बाद फिर पोर्स ओपन हो जाते हैं एंड द वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वैक्यूल एक्सपेल्स आउट वाटर फ्रॉम द सेल। उसके बाद फिर यहाँ देखिए, यहाँ कितना फुला हुआ नज़र आ रहा है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसके बाद यहाँ धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे ये वैक्यूल एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। फिर से ये प्रोसेस जो है ये थ्रू आउट रिपीट होता रहता है, ठीक है, जब तक कि ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन ना हो जाए। ये क्या हो गया, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ये किस में देखा गया है, पैरामीशियम, अगर स्पेसिफिक बेसिस की बात की जाए तो। ये भी वही डायग्राम है बच्चों। इस डायग्राम में और इस डायग्राम में, दोनों डायग्राम मोर और लेस सेम है। डिफरेंस कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ आपको वाटर इंटर्स हो रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ग्रेडियंट आपको दिखाया गया है, ठीक है। बाकी स्टेप सारे वही। वाटर इंटर्स ड्यू टू ऑस्मोसिस, एक्स वाटर इंटर्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कहाँ जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर जा रहा है वाटर, देख रहे हैं H2O। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है यहाँ जब भर जाता है तो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। उसके बाद जब स्वेल होता है तो फिर कहाँ जाता है, ये एज ऑफ द सेल, किनारे की ओर आता है, ताकि ये एक्सपेल आउट कर सके यहाँ से वाटर को। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मूव्स टू एज ऑफ द सेल एंड एक्सपेल्स वाटर। समझ में आ गया। अब इसी को, जिन बच्चों को इतना लैंग्वेज याद रखने में भी प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ देखिए मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू सारा
स्टेप समझा दिया है। कौन कौन सा देखिए, सबसे पहला वाटर इनफ्लक्स, उसमें क्या होता है, वाटर एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म। दूसरा वाटर कलेक्शन, दीज वाटर कलेक्टेड थ्रू रेडियल कैनाल्स एंड स्टोर्ड इन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तीसरा कौन सा फेज था, तीसरा फेज था आपका फीलिंग फेज। नाउ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल स्वेल्स एंड फिल्स विथ वाटर एंड देन पोजिशंस टुवर्ड्स एज ऑफ द सेल, सेल के किनारे चला जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन फेज, जब ये फूल जाता है उसके बाद फिर उसको खाली करना भी जरूरी होता है। देन एक्सपल्सन ऑफ वाटर थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स टू मेंटेन सेल्स ऑस्मोटिक बैलेंस। और फिर लास्ट स्टेप क्या, रीफिलिंग। फिर से आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल साइज एंड बिगिंस रीफिलिंग। और ये जो साइकिल है वो क्या होता रहता है, ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को लैंग्वेज याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो ये मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझाया। जिनको बिल्कुल इतना भी नहीं याद रहता है तो आप डायग्राम के थ्रू, डायग्राम जो कैच कर सकते हैं वो डायग्राम के थ्रू याद कर लीजिए। 3 से 4 बार मैंने ऑलरेडी रिपीट कर दिया है। स्पेसिफिक बेसिस पे बात की जाए तो ये पैरामीशियम का ऑस्मोरेगुलेशन मैंने शो किया है डायग्राम की हेल्प से। ये मास्टर स्लाइड या फिर मदर स्लाइड आपको बोल सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, तो इस तरह बच्चों देख रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो बहुत वीक स्टूडेंट हैं, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, जिन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में नहीं भी आती है, उन्हें भी मैं 2, 3, 4 बार हर एक तरह से पॉइंट वाइज, कीवर्ड वाइज, फ्लो चार्ट थ्रू, डायग्राम के हेल्प से बहुत ही सिंपलेस्ट वे में, एक एजुकेटर का काम है किसी टॉपिक को कितना सिंपलेस्ट कर सके, या फिर एक अच्छे टीचर का यही काम होता है कि किसी टॉपिक को कितना सिंपल बना सके, ना कि उसको कॉम्प्लेक्स बना सके। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट है, ऑफलाइन कंटेंट है, बुक्स हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं। मैं चाहूँ तो बहुत कॉम्प्लेक्स नोट्स को बना सकती हूँ और दिखने में भी बहुत इफेक्टिव लगेगा। बट इफेक्टिव दिखना ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। आपको इफेक्टिव, जब वीडियो आप सुनिए तो आपको अपने ब्रेन के अंदर भी कुछ इफेक्टिव शो होना चाहिए कि नहीं, जो मैंने अभी वीडियो सुना और जिस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल मेरे ब्रेन में फिट हो चुका है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल जो है वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड वो कैच कर लिया है, डायग्राम के थ्रू कैच किया है, कीवर्ड के थ्रू कैच किया है। मैंने जो जो वर्ड यूज़ किया है, कीवर्ड यूज़ किया है, उसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर है, तब जाके वो टॉपिक आसान होता है। ठीक है, तो मेरा काम है, मेरा फर्स्ट मोटो ये है मेरा कि आपको टॉपिक कितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंपलेस्ट बना सकूँ, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से कॉन्सेप्ट गेन कर सके। और ये सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ, वीडियो भी और कंटेंट भी। तो नोट्स के लिए आप बिल्कुल भी इधर उधर ना भटकिएगा। तो मैं इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का सिलेबस एनईपी में जो फॉलो कर रही हूँ। दूसरा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और तीसरा CSJM जो कानपुर का छत्रपति शाहू जी महाराज, उसका भी। और अभी कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट बरेली से भी आया है, तो जैसे जैसे जहाँ से भी रिक्वेस्ट आता है तो वैसे वैसे मैं प्लेलिस्ट अपडेट करते रहूँगी। आपको जो भी टॉपिक सर्च करना है अपने अपने प्लेलिस्ट के थ्रू सर्च कर लीजिएगा। और जो बच्चे CSIR नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं सोच तो रही थी कि इसी चैनल पे कंटिन्यू करने के लिए, बट मुझे लगता है ये चैनल सिर्फ जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक अलग चैनल बना दिया लाइफ साइंस स्पेक्ट्रम के नाम से। वहाँ मैं CSIR नेट, सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, गेट, DBT, जो भी लाइफ साइंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन है वो सारा प्रिपरेशन मैं वहाँ करवाऊँगी। ठीक है, एक सेपरेट चैनल रहेगा, तो एक सेपरेट टॉपिक आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे कि ये सब टॉपिक है ना, ऑस्मो रेगुलेशन, न्यूट्रिशन, ये सब नॉन कोडेड्स उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको CSIR नेट में। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के फॉर्म में आ जाता है आपको, कौन से यूनिट 9 में डाइवर्सिटी में, बट नहीं, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो जिस एग्ज़ाम में जिस टॉपिक का जितना डिमांड होगा उस हिसाब से मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर आपको मेरा ये कंटेंट, मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। और एक फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, जो मैं बच्चों के लिए इतना मेहनत जिन बच्चों के लिए कर रही हूँ वो बच्चों के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।